नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह एक बार फिर वाईफाई समर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जून 2020 के करंट जीके की बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आइए हम बात करते हैं जून 2020 के करंट जीके की समसामयिक 2020 का जून माह का। देखिए, पहला ही सवाल क्या है कि कोलकाता बंदरगाह का नाम परिवर्तन। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह पहले पूछा भी जा चुका है कि कोलकाता बंदरगाह का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब कोलकाता बंदरगाह का क्या नाम होगा? अब होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया है। तो क्या हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, देखिए याद रखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की मंजूरी 3 जून 2020 को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती पर, देखिए कौन सी जयंती थी, कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह में अवसर पर इस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की घोषणा की थी। देखिए, कोलकाता बंदरगाह देश का पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ ही नदी किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। देखिए, नदी किनारे स्थित देश का यह पहला बंदरगाह है। देखिए, इससे पहले जो 2017 में भी एक बंदरगाह का नाम परिवर्तन किया गया था। वर्ष 2017 में कांदला बंदरगाह, देखिए किस बंदरगाह की बात है, कांदला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह किया गया था। ये नोट के अंदर मैंने लिखा है। तो यहाँ दो प्रकार के सवाल बनते हैं कि कांदला बंदरगाह का नाम पूछा जाए तो आपको दीनदयाल बंदरगाह ध्यान रखना है, ये 2017 में किया था। लेकिन इसी में यही सवाल बनता है कि कोलकाता बंदरगाह का क्या नाम रखा गया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। इसका नाम, नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, विश्व पर्यावरण दिवस समारोह। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की जब हम बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित जो सवाल है ये अक्सर बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन आता है ये भी, तिथि भी पूछी जाती है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस समारोह, ये जो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें, केवल दिवस की, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब की बार ये जो समारोह था विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, भारत में ये समारोह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP द्वारा घोषित थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयोजित किया गया। जो ये भारत के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस का जो समारोह का आयोजन किया गया, इस समारोह किस थीम के ऊपर था? जो UNEP की थीम है उस थीम पे था। तो देखिए, सवाल यहाँ पे दो प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। दूसरा सवाल यहाँ यह बनता है कि 2020 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, थीम या विषय क्या था? तो देखिए, ये भारत में जो मनाया गया तो इसकी थीम रखी थी जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर ये ध्यान देना आपको, इसकी थीम क्या थी, जैव विविधता। तो दो सवाल हो गए, एक तो ये सवाल, दूसरा जैव विविधता जो इसकी थीम का सवाल है, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता था। देखिए, यहाँ पे जैव विविधता से युक्त 5 वैश्विक हॉट स्पॉट है, 35 हॉट स्पॉट है, वैश्विक ग्लोबल हॉट स्पॉट या वैश्विक तप्त स्थल भी कह सकते हैं। देखिए, हॉट स्पॉट नहीं लिखा आए तो आपको ध्यान रखना तप्त स्थल। तो ये कितने हैं? 35 विश्व में। और उनमें भारत कितने का मेज़बान है? भारत 4 का मेज़बान है, 4 हॉट स्पॉट का मेज़बान है। यहाँ देखिए, भारत में विश्व की 8% जैव विविधता पाई जाती है। विश्व में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उसकी 8% बायोडाइवर्सिटी ये भारत में पाई जाती है।
जबकि देखिए भारत के पास विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। वर्तमान में भारत में 4 हॉट स्पॉट सेक्टर है। देखिए यहाँ सवाल किस प्रकार से बनता है, यहाँ थोड़ा मैं आपको अलग से ही बता दूँ कि जो भारत में हॉट स्पॉट है, जो पूर्ण रूप से भारत में है, वो देखिए पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी हिमालय। ये दोनों पूर्ण रूप से भारत में ही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इसके अलावा हम इंडो बर्मा की बात करें तो इंडो बर्मा में देखिए चीन है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ये काफ़ी देशों के संयुक्त रूप से है। ये तप्त स्थल काफ़ी देशों के संयुक्त रूप से इंडो बर्मा। ऐसे सुंडा लैंड है, ये भी इसी प्रकार से है इंडो बर्मा की तरह। तो पूर्ण रूप से जो भारत में ही स्थित है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हैं। इसके अलावा इंडो बर्मा और सुंडा लैंड की मेज़बानी भी भारत करता है। फिर देखिए केंद्र सरकार ने इसी 5 जून को ही एक वन की योजना शुरू की थी, जिसका नाम था नगर वन योजना, नगरों के अंदर वन लगाना। ये स्कीम किसकी है? भारत सरकार की। कब शुरू की? 5 जून को शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चीन के विरुद्ध 8 देशों का गठबंधन बनाया। वर्तमान में देखिए आप पूरा जो विश्व है वो चीन की चालबाजियों से परेशान है। तो चीन से मुकाबला करने के लिए विश्व में कुछ देशों ने एक गठबंधन बनाया, अलायंस बनाया है। तो चीन के विरुद्ध 8 देशों का एक गठबंधन बना है। ठीक है, तो अमेरिका सहित विश्व के 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने चीन के विरुद्ध मोर्चाबंदी करते हुए 5 जून 2020 को एक गठबंधन बनाया। किसके विरुद्ध बनाया? चाइना के विरुद्ध बनाया। चाइना से मोर्चाबंदी के लिए, चाइना से निपटने के लिए। इसमें अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबिया, देखिए मार्को रूबिया के नेतृत्व में बनाए गए इस गठबंधन को, यहाँ ये सवाल देखिए आप, जो सवाल यहाँ ये पूछा जा सकता है, इसका क्या नाम रखा है गठबंधन का? चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन। ये सवाल पूछा जा सकता है कि चीन के विरुद्ध 8 देशों का गठबंधन बना है, उसका क्या नाम है? चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन नाम रखा गया है इसका, यानी इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, IPAC नाम दिया गया है। अब इस गठबंधन में 8 देश कौन कौन से हैं, ये हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। जो इस गठबंधन में अमेरिका सही, देखिए अमेरिका है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे सहित ये 8 देश है। और यूरोपीय संसद के सदस्य भी इसमें शामिल है। तो कुल 8 देशों का ये संगठन है। इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है? चीन से मुकाबला करना, चीन से मोर्चाबंदी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना देखिए, संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष संस्था UNSC में भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में चयन हुआ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 देश हैं और अस्थायी 10 देश होते हैं, यानी कुल 15 सदस्य होते हैं इसमें। तो जो 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। तो इस बार देखिए भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में चयन हुआ है। यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर 2 वर्षीय समय अवधि के लिए, देखिए जो भारत सहित जो देशों का 5 देशों का जो चयन हुआ है या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बने हैं, उनकी कितने वर्ष के लिए बने? 2 वर्षीय समय अवधि के लिए बने। भारत सहित कुल कितने देशों का चयन हुआ है? ये 5 देशों का चयन हुआ है। 17 जून 2020 को हुआ था। और सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन सी बार अस्थायी सदस्य बना है? तो भारत का 8वीं बार चयन हुआ है। जो भारत के अलावा देखिए आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या को अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो भारत के साथ चुने गए अस्थायी सदस्य आयरलैंड 1, मैक्सिको 2, नॉर्वे 3 और केन्या 4। ये 4 ही हो गया, भारत सहित 5 हो गए। नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा। यहाँ देखिए
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, देखिए यहाँ ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, देखिए ये सवाल क्या, स्थायी प्रतिनिधि का क्या नाम है, तो भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है उनका नाम है TM त्रिमूर्ति। यहाँ ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिए TM त्रिमूर्ति। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक। देखिए वैश्विक शांति जो सूचकांक है ये 2020 में जारी हुआ है, और सबसे जो शांत देश है, विश्व का सबसे शांत देश, देखिए 163 देशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें सबसे शांत देश आइसलैंड को घोषित किया गया, और आइसलैंड लगातार 8वीं बार सबसे शांत देश बना है। आइसलैंड के बाद में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड शांत देश रहा है, 30 पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। तो ये 5 देश है सबसे शांत देश है। एक नंबर पे पूछा जाए सबसे अच्छा शांत देश से सबसे ज़्यादा शांत, तो आइसलैंड है। और विश्व के सबसे अशांत, जहाँ अशांति है, उनमें सबसे अशांत देशों में 163 देशों की सूची में सबसे नीचे अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान सबसे अशांत देश है। अफ़गानिस्तान से के साथ फिर देखिए 182 नंबर पे सीरिया है, फिर इराक है, दक्षिण सूडान है और यमन है। यहीं पे हम यदि भारत की बात करें तो विश्व शांति सूचकांक में जो भारत का स्थान है ये 139वां स्थान है, यानी पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हुआ है। तो भारत का स्थान 139वां पोजीशन है, इसमें 139वां स्थान है इसी में शांत देशों की सूची में। यहाँ देखिए सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, राजस्थान के एग्ज़ाम से संबंधित हो। तो राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हुए। देखिए पहला जो ये सवाल बनता है कि ये राज्यसभा की सीटों के लिए हुआ है, और कितनी सीटों पर चुनाव हुए, 3 सीटों पर चुनाव हुए। जून 2020 को राजस्थान में राज्यसभा सीटों के हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 और भारतीय जनता पार्टी के 1 प्रत्याशी का चयन हुआ या विजयी हुए। तो कुल मिलाकर के हम यदि बात करें तो कितने सीटों पे हुआ है, 3 सीटों पर चुनाव हुई है राज्यसभा की। और ये विजेता 3 प्रत्याशी कौन कौन है, देखिए केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत। केसी वेणुगोपाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं, नीरज डांगी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं, जबकि राजेंद्र गहलोत भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो 1 सदस्य का चयन बीजेपी के रूप में हुआ, बीजेपी के रूप में या पार्टी से, और 2 सदस्य हैं वो कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हुए हैं। देखिए राजस्थान से निर्वाचित जो अन्य राज्यसभा सदस्य हैं, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं वो 3 सीटों पे हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी जो निर्वाचित होकर के राज्यसभा में राजस्थान से सदस्य गए हैं, उनमें देखिए KJ अल्फोंस बीजेपी से हैं, हर्षवर्धन सिंह ये डूंगरपुर के हैं, ये भी बीजेपी से हैं, ओम प्रकाश माथुर का संबंध बीजेपी पार्टी से हैं, किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से हैं, भूपेंद्र यादव बीजेपी से हैं, राम कुमार वर्मा बीजेपी से हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। तो 7 सदस्य पहले 3 अब हो गए, और पहले वाले में कांग्रेस का 1 सदस्य था, अब 2 अब हो गए, यानी 3 सदस्य कांग्रेस के हैं और जो अन्य 7 सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। देखिए राजस्थान में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं, 10। देखिए यहीं पर सवाल ये बनता है कि लोकसभा की सीटें कितनी है, राजस्थान से 25 और राज्यसभा की सीटें 10। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 10। तो ऐसे पूछा जाए कि संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 25 और 10 कितने हो गए, 35 सदस्य। संसद में पूछा जाए राजस्थान से तो 35, केवल लोकसभा से पूछा जाए तो 25, और राजस्थान में राज्यसभा की केवल सीटें पूछा जाए तो 10, और संसद में पूछी जाए तो 35 हो गई। यहीं पर देखिए सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ। देखिए राज कौशल जो पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, ये राज कौशल पोर्टल। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं, उन्होंने 5 जून 2020 को राज कौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ किया है।
तो कह सकते हैं राज कौशल पोर्टल तथा ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 जून को किया था और इन पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा तैयार किया गया है। तो राज कौशल पोर्टल का क्या कार्य, देखिए ये सरकार की इस पहल से क्या होगा कि लॉकडाउन के बाद जो बेरोजगार हुए थे, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण से कुछ लोग बेरोजगार हो गए थे, तो इन श्रमिकों को काम दिलाने, बेरोजगार श्रमिकों को काम दिलाने और उद्योगों को सुगमता से श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए राज कौशल पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। यही एक राजबोट है, वो राज कौशल था, यह राजबोट की बात करेंगे, राजबोट का शुभारंभ। देखिए राजबोट क्या है। राजबोट राज कौशल राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अधिक सरल और सुविधाजनक, जो राज कौशल पोर्टल था उसी को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा 23 जून 2020 को राजबोट की सुविधा प्रारंभ की गई। तो राजबोट क्या है राज कौशल के लिए, कि देखिए राजबोट रोबोटिक्स पर आधारित एक चैट बोट है। क्या है, एक चैट बोट है ये। कौन सा, राजबोट, जो राज कौशल पर उपलब्ध जो डाटा है उसको स्वयं ही प्रश्नों को हिंदी में जारी करता है और जिनका उत्तर देते हुए श्रमिक इस सुविधा का लाभ अपने पंजीयन में ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो कहाँ बनेगा, जयपुर में बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा होगा ये, और जयपुर के ये किस गांव में होगा, देखिए यहाँ ये जयपुर के होगा चौंप गांव में। जयपुर के चौंप गांव में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए चौंप गांव में 41.47 हेक्टेयर भूमि को अंतिम रूप से चिन्हित किया गया है। तो ये जयपुर के चौंप गांव में होगा, शिखर मार्ग के ऊपर, और ये सूरत के मोटेरा स्टेडियम की क्षमता 1.10 लाख है। तो सूरत के मोटेरा स्टेडियम से भी ये बड़ा होगा। कौन सा, जयपुर का जो स्टेडियम होगा वो इससे भी बड़ा होगा। राजस्थान में बनेगा सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। देखिए अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ये सवाल यहाँ कई बार पूछा जा चुका है कि सौर ऊर्जा में या सोलर एनर्जी में राजस्थान का भारत के अंदर प्रथम स्थान है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बनेगा, सौर ऊर्जा पार्क बनेगा। ये 10,000 मेगावाट क्षमता का यह सोलर पार्क कहाँ पे बनेगा, राजस्थान में सबसे बड़ा, ये जैसलमेर में बनेगा। और इस प्रोजेक्ट को राजस्थान सरकार, देखिए कौन कौन बना रहा है, राजस्थान सरकार, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर के इस कार्यक्रम को पूरा करेगी, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क को बनाएगी। यहाँ देखिए नोट कि मेरीकॉम इंडिया संस्था वर्तमान में जोधपुर स्थित भड़ला सोलर पार्क को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सवाल भी कॉलेज लेक्चर एग्जाम में पूछा जा चुका था कि भड़ला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये जोधपुर में इसको घोषित कर चुकी है। तो अब राजस्थान में एक सोलर पार्क और बन रहा है, बड़ा पार्क बन रहा है, वो होगा जैसलमेर में। नेक्स्ट देखिए कि जो मनरेगा है, नरेगा भी बोलते हैं अपन, मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन में देश में राजस्थान का पहला स्थान रहा है। देखिए नरेगा में जो श्रमिक को रोजगार दिलाने के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना के तहत श्रमिक नियोजन में देश में पहले स्थान पर रहा है। कौन सा राज्य रहा है, राजस्थान रहा है। तो राजस्थान में मनरेगा योजना के तहत श्रमिक नियोजन प्रतिदिन 50 लाख से अधिक हो गया, जो देश में सबसे ज़्यादा है, हर किसी राज्य से सबसे ज़्यादा है, 50 लाख से अधिक हो गया है। यहाँ देखिए सवाल कामधेनु डेयरी योजना। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग है राज्य सरकार की, राजस्थान सरकार की, कामधेनु डेयरी योजना। देखिए कामधेनु डेयरी योजना में क्या है
कि वित्तीय वर्ष 2020-21 अभी चल रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से कामधेनु डेयरियाँ खोली जाएगी। कामधेनु डेयरियाँ खोली जाएगी। इस डेयरी में उच्च दुग्ध क्षमता वाली एक ही नस्ल के 30 गोवंश होंगे। देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि एक ही नस्ल के होंगे और कितने गोवंश होंगे, 30 गोवंश होंगे उच्च दुग्ध क्षमता वाली। इस प्रोजेक्ट की लागत राशि लगभग कितनी बताइए, 36 लाख रुपए आएगी। किसकी? कामधेनु डेयरी योजना की 36 लाख रुपए की इसकी राशि लागत आएगी, 36 लाख रुपए की। और इसमें 10% राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। तो 36 लाख राशि लागत आएगी, इसमें से 10% राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। शेष जो 90% राशि है ये बैंक लोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। तो 90% राशि बैंक लोन के माध्यम से प्लस 10% राशि स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। इस प्रकार से देखिए डेयरी योजना अंतर्गत लिया गया ऋण चुकाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा 30% सब्सिडी भी दी जाएगी। तो जितना जो 36 लाख रुपए खर्चा होगा उनमें देखिए 30% की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये कामधेनु योजना हुई। इसी प्रकार से ये राजस्थान राज्य ILD कौशल विश्वविद्यालय। दोस्तों यहाँ सवाल पहले भी ये पूछा जा चुका है कि राजस्थान राज्य ILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ILD कौशल जो विश्वविद्यालय है ये जयपुर में स्थित है। ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, ये कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान राज्य ILD कौशल विश्वविद्यालय जयपुर में है। और यहाँ पर देखिए अभी 23 एकड़ भूमि को आवंटित किया गया, किसको? ILD यूनिवर्सिटी को। और ये जो कहाँ पे होगा कि चौंफ ग्राम सिक्कर मार्ग पर जयपुर में आवंटित इस भूमि पर संविधान पार्क का निर्माण भी होगा, जो राज्यपाल की इच्छाओं के अनुसार बनाया जाएगा, उनकी देखरेख में ही बनाया जाएगा, राज्यपाल के देखरेख में उनकी इच्छा के अनुसार। तो ILD यूनिवर्सिटी जयपुर को 23 एकड़ भूमि आवंटित हुई है, वहाँ संविधान पार्क का भी निर्माण होगा। नेक्स्ट में देखिए आचार्य महाप्रज्ञ। देखिए अपन आचार्य महाप्रज्ञ की बात करें तो आचार्य महाप्रज्ञ जो जैन धर्म से संबंधित है और उसके श्वेतांबर तेरापंथ की शाखा से है। अभी उनकी जून में 100वीं जयंती मनाई गई थी और इस पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने म्यूरल भित्ति चित्र का अनावरण किया था। किसमें? आचार्य महाप्रज्ञ के 100वीं जयंती पर भित्ति चित्र का अशोक गहलोत ने 14 जून 2020 को अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में जो महिला एशियाई कप फुटबॉल की मेज़बानी भारत को मिली है, 2022 में होगा और ये होगा महिला एशियाई कप फुटबॉल। ये कहाँ मेज़बानी किसको मिली है? भारत को मिली है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली महिला एशियाई कप की मेज़बानी सौंपने का निर्णय जून 2020 में लिया गया है। तो ये अपने को महिला एशियाई कप है, फुटबॉल से संबंधित है और 2020 में भारत में आयोजन होगा। बहरीन में होंगे एशियाई युवा पैरा गेम्स। नेक्स्ट देखिए ये बहरीन में होंगे, कौन से गेम्स होंगे? एशियाई युवा। देखिए दोस्तों ये पैरा गेम्स है। तो एशियाई पैरालंपिक समिति के अनुसार एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन बहरीन में 1 से 10 दिसंबर 2021 में होंगे। ध्यान रखना 2021 में होंगे। नेक्स्ट देखिए के वेणुगोपाल। देखिए के वेणुगोपाल ये भारत के अटॉर्नी जनरल है। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। किसका? के वेणुगोपाल का। और भारत के अटॉर्नी जनरल क्या होता है कि भारत केंद्र सरकार का सबसे बड़ा मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। देखिए भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन? अटॉर्नी जनरल होता है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की जो पैरवी करता है उसका सरकार का जो मुख्य वकील होता है वो भी अटॉर्नी जनरल होता है। तो भारत के अभी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है।
यहाँ हम बात करेंगे चर्चित पुस्तकें। देखिए अभी जो भारत के जो बहुत ही एक राजा हुए थे वीर बहादुर सुहेलदेव, तो उनके ऊपर एक पुस्तक है काफ़ी चर्चित रही है। चर्चित पुस्तक है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। देखिए लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, जिसने देखो भारत को बचाया था विदेशी आक्रांताओं से बचाने वाले एक वीर बहादुर राजा जिसका नाम था सुहेलदेव। तो लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। ये चर्चित पुस्तक है अमीश त्रिपाठी की, अमीश त्रिपाठी। यहाँ हम दोस्तों बात करेंगे जो दिवस होते हैं। देखिए दिवस का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जून 2020 में जो करंट जीके में दिवस हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून ध्यान रखना, दुग्ध सबसे पहले दुग्ध शुरू है, दुग्ध एक दूध दिवस। और जो 2020 में ये मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस, उसकी थीम थी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। ये उसकी थीम का मतलब होता है विषय। तो इसका विषय क्या था कि विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट देखिए 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। देखिए साइकिल जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, अभी हमने इसकी देखिए चर्चा भी की है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की। और इसकी जो थीम रखी गई थी भारत में बायोडाइवर्सिटी थीम थी, जैव विविधता थीम थी। तो ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है पर्यावरण दिवस का। ऐसे 7 जून का देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। देखिए यहाँ बात है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून है। इसी प्रकार से देखिए 8 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व महासागर। देखिए ये महासागरों का दिवस है 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 जून को कौन सा मनाते हैं? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। देखिए जो बालकों का है, छोटे बालक हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं, उनके श्रम पर निषेध किया गया है। तो ये दिवस कौन सा है? 12 जून का है। ऐसी बात करते हैं 14 जून। 14 जून बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व रक्तदाता दिवस है। रक्तदान महादान है। देखिए तो रक्तदाता दिवस ये 14 जून को है। ऐसे 20 जून देखिए विश्व शरणार्थी दिवस। देखिए शरणार्थी दिवस, ये देखिए यहाँ काफ़ी कई क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। जैसे देखिए 14 जून है, 20 जून है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपने 5 जून की चर्चा की थी, उतना ही ये महत्वपूर्ण है। कौन सा? 21 जून का। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए भारत के पहल पर, भारत के प्रस्ताव रखने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और ये 21 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी पूरे विश्व स्तर पर कितने योग दिवस मनाए जा चुके हैं? 6। ये 6वां था। 2020 में मनाया गया था, ये 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और विश्व योग दिवस जो 2020 वर्ष 2020 के लिए जो थीम रखी गई थी, ये भी ध्यान रखिए थीम या विषय क्या था। यानी 21 जून 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम थी। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित की थी इस थीम को, जिसका नाम क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो यहाँ आपने को ये ध्यान रखना है, इसकी थीम का भी ध्यान रखना है, केवल दिवस का ही नहीं, थीम का भी। क्या होगी थीम? कि स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग। देखो घर पे ही अब की बार करने के लिए कहा गया था, क्योंकि जो कोविड-19 है, कोरोना महामारी के कारण से इकट्ठा नहीं हो सकते थे, तो इस कारण से घर पर ही योग किया गया था। इसी प्रकार देखिए 23 जून
23 जून को देखिए कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कौन सा, 23 जून। ऐसे 29 जून को देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, स्टैटिस्टिक्स का ये देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये 29 जून को है। तो दोस्तों ये हमने जून 2020 का करंट अफेयर्स का अध्ययन किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।